प्लीज़ वेलकम माय यूट्यूब चैनल सूर्य प्रताप काम्बोज क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे, वो भी इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी की हम आपके लिए मास्टर क्लास लेके आए हैं। इंडियन पॉलिटी की हम आपके लिए मास्टर क्लास लेके आए हैं, यानी कि इससे बाहर आपको कोई से भी एग्ज़ाम में पॉलिटी का जो क्वेश्चन होगा इससे बाहर नहीं मिलेगा। यानी कि एक मास्टर क्लास है, आप स्टेप बाइज स्टेप चलते जाइएगा। एक एक चीज़ आपको इंडियन पॉलिटी की हम हर तरीके से समझा देंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। कोई भी एग्ज़ाम हुआ, कोई चाहे आदमी एग्ज़ाम नहीं भी दे रहा है, उसके लिए भी हमारे संविधान में क्या हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, उसके यानी कि मौलिक अधिकार क्या हैं हमारे, और मौलिक कर्तव्य क्या हैं, किस संविधान में हमें क्या छूट दी गई है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और आपके अगर एग्ज़ाम में आते हैं फिर तो डबल बेनिफिट, आपको रियल लाइफ में भी इसके बेनिफिट मिलेंगे, और एग्ज़ाम में जैसे बैठोगे उसमें भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। 2-4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो आज हम सबसे शुरू में स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में क्या देखना है हमें? इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाती है, ठीक है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है? सबसे पहले राजनीति शास्त्र, उसके जनक किसको माना गया है? सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ लेता है। 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है और पूछता भी नहीं है, फिर भी हमने लिखा दिया कि भाई राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ये आप सभी को पता भी होगा, जिन्होंने नहीं पता वो देख भी लिया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि अरस्तु का एक प्रसिद्ध कथन है। एक बार ये एक एग्ज़ाम था, शायद 2016 में था कोई एग्ज़ाम, पुलिस का था शायद 2016 देखिए 18-17 में, हाँ पुलिस का एग्ज़ाम था। उसमें पूछ लिया था, यही दे रखा था कि मानव प्रवृत्ति से राजनीतिक पशु है, ये किसका कथन है? ऑप्शन दे रखे थे। ऑप्शन ए दे रखा था अरस्तु, ऑप्शन बी, यानी कि अलग अलग दे रखे थे। तो उसमें जिसको पता था सही है कि भाई अरस्तु, उसने अरस्तु लगाया, ठीक है ना। और बाकी जिनको नहीं पता था वो इसका आंसर गलत लगा गए। तो इसमें क्या है, इनका एक प्रसिद्ध कथन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्या है कि अरस्तु का एक प्रसिद्ध कथन है। प्रसिद्ध कथन कौन सा है? मानव प्रवृत्ति से एक राजनीतिक पशु है। ये मानते हैं कि मानव है जो, वो प्रवृत्ति से ही, यानी कि वैसे समुदाय में जैसे व्यक्ति समुदाय में रहते हैं तो वहाँ पर उसमें घर से ही एक जेनेटिक फील्ड है राजनीति की। आप देख भी सकते हैं अपने आसपास, कोई भी व्यक्ति है, बिना राजनीति की तो बात होती नहीं, घर घर में राजनीति है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अरस्तु ने भी यही कहा कि अरस्तु ने भी यही कहा था कि मानव प्रवृत्ति से राजनीतिक पशु है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्या? इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आएगा क्या क्या? इंडियन पॉलिटी के अंदर हम सारा संविधान पढ़ेंगे, बिल्कुल A to Z। संविधान में क्या, कौन सा स्टेट में कौन सा आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में क्या छूट दी गई है, कौन से में क्या चीज़ है, वो सारी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, आपके मन में क्वेश्चन भी उठ रहा हो कि संविधान होता क्या है, संविधान का निर्माण क्यों हुआ, ठीक है ना, इसकी कहाँ आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ भी रहे होंगे, तभी से मैंने एक क्वेश्चन लिख लिए कि भाई संविधान का निर्माण क्यों हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया होगा कि भाई मन में उठता भी है, भाई संविधान का निर्माण क्यों हुआ, और फिर इस अगर निर्माण हो भी गया तो इसमें क्या है, यानी कि संविधान में क्या है, और ये हमें क्या बताता है। यानी कि हमें का मतलब क्या है? संविधान, यानी कि संविधान हमें क्या बताता है, संविधान का निर्माण क्यों हुआ है, संविधान में क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन का जवाब अभी आपको मिलेगा। देखो संविधान क्या है? संविधान एक नियमों और उपनियमों, यानी कि एक नियम है, नियमों और उपनियम कह लो या कुछ भी कह लो, नियमों की एक व्यवस्थित कॉपी है, ठीक है ना। जैसे आपको पता है, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति हमेशा समुदाय में रहते हैं, यानी कि ग्रुप में रहते हैं। छोटे छोटे गांव बनेंगे, फिर शहर बनेंगे, फिर गांव, देहात, शहर, बड़े बड़े शहर, फिर पूरा देश, यानी कि व्यक्ति जहाँ भी रहेगा समुदाय में रहेगा, ठीक है ना। अब समुदाय में रहेगा तो समुदाय में रहने के लिए उसे व्यवस्थित भी करना पड़ेगा। उसको व्यवस्थित करने के लिए हम सरकार का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। हम सरकार को चुनते हैं, और सरकारें क्या करती हैं? हम सरकारों का निर्माण करती है, और सरकार कैसे काम करेगी, यानी कि सरकार कैसे काम करेगी, ये हमें संविधान बताता है, ठीक है ना। हमने लिखा भी है इसमें
कि भाई संविधान सबसे पहला लिखा है हमने संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान नियमों और उपनियमों की व्यवस्थित कॉपी है, एक व्यवस्थित कॉपी है, ठीक है ना। इसमें नियम है, उपनियम है, एक पूरा एक बंडल है हमारे पास, ठीक है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि भाई सरकार कैसे चलेगी, ठीक है ना। सरकार कैसे चलेगी? सरकार किसी के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रही है, सरकार हमें किसी चीज़ में छूट तो नहीं दे रही है। ये सारी चीज़ें हमें संविधान बताता है, यानी कि संविधान क्या बताएगा? सरकार कैसे चलेगी, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं। आपको पता है, मैंने अभी बताया भी है कि व्यक्ति क्या होगा? हमेशा समुदाय में रहता है, समुदाय या समूह में रहता है, ठीक है ना। तो इन सभी को व्यवस्थित करने के लिए हमें सरकार का निर्माण करना पड़ता है। इन सभी समुदायों को व्यवस्थित करने के लिए हम सरकार का निर्माण करते हैं। और सरकारें कैसे चलेगी ये मैंने बताया। और सरकार कैसे चलेगी ये हमें कौन बताता है? संविधान बताता है। यानी कि आपकी समझ में आया संविधान क्या है, संविधान का निर्माण क्यों हुआ, ये हमें क्या बताता है, ठीक है ना। क्या हुआ कि भाई संविधान क्या हुआ? एक नियमों और उपनियमों की एक व्यवस्थित कॉपी है जो हमें बताती है कि सरकारें कैसे चलेंगी, ठीक है ना। व्यक्ति हमेशा समुदाय में रहता है, समुदाय में रहता है तो उसमें लड़ाई झगड़े होंगे, तो उनको व्यवस्थित करने के लिए हम सरकार का निर्माण करते हैं। और सरकार कैसे चलेगी ये हमें कौन बताता है? संविधान बताता है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए संविधान का महत्व क्या है, ठीक है ना। अब देखिए संविधान का महत्व क्या है, ठीक है ना। संविधान के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं? संविधान के अंतर्गत आती हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये किसके अंग हैं? ये संविधान के ही अंग हैं। अब इनको हम आगे कार्यपालिका क्या होगी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, न्यायपालिका क्या होगी इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट कोर्ट जितने भी होंगे सब कुछ हम, जिला कोर्ट जितने भी होंगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर विधायिका के बारे में भी हम पूरी डिटेल से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, बिल्कुल जितने आर्टिकल हैं उसके अंतर्गत सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या करता है संविधान? जैसे कार्यपालिका हुई, न्यायपालिका हुई और विधायिका हुई, इन सभी पर प्रतिबंध भी लगाता है कि भाई ये अपने लिमिट से बाहर तो नहीं काम कर रहे हैं, अपनी लिमिट के अंदर ही काम करेंगे। जहाँ पर ये लिमिट से बाहर काम करेंगे उसको रोकती है, उसको सुप्रीम कोर्ट को से जहाँ से भी न्याय दिलाती है उसको रोकती है, उसको प्रतिबंध भी लगाती है। यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर संविधान क्या करता है? प्रतिबंध भी लगाता है और इनको शक्तियाँ भी प्रदान करता है, तो इनको शक्तियाँ भी प्रदान करता है। अब आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि संविधान में क्या प्रस्तावना में ही संविधान है या संविधान में प्रस्तावना है? फिर मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा कि संविधान में ही प्रस्तावना भी है, में ही प्रस्तावना है। ठीक है ना, संविधान में ही प्रस्तावना है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना के बारे में पूरी डिटेल से हम जितने आर्टिकल इसके अंतर्गत हैं उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। और संविधान क्या करता है? संविधान हमें फंडामेंटल राइट यानी कि संविधान हमें मौलिक अधिकार, ठीक है ना, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स और मौलिक कर्तव्य, दो फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी कि संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार प्रदान करता है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य भी प्रदान करता है। ठीक है ना, यहाँ तक आपकी समझ में बिल्कुल आसानी से आ गया होगा कि संविधान का निर्माण क्यों हुआ, संविधान के निर्माण के क्या क्या महत्व है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है ना, संविधान का निर्माण। अब संविधान के निर्माण में देखिएगा, संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान का निर्माण, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। ठीक है ना, ये पॉलिटी की है ना आपकी मास्टर क्लास होगी। पॉलिटी की मास्टर क्लास को लेने का मतलब है कि पॉलिटी में इससे बाहर कुछ नहीं, कोई से भी एग्जाम में उठा के देख लेना, कोई से भी पेपर में, जितना मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा और ना आया अभी तक। ठीक है ना,
ये मास्टर क्लास है, इससे अच्छा कंटेंट कोई यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं करा पाएगा अभी तक, मेरा तो यही मानना है। बाकी आप सब देखना फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे हम, ठीक है ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। यानी कि आपने अभी देखा कि भाई संविधान का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कब हुआ, फिर संविधान का निर्माण क्या है, नहीं संविधान के महत्व देख लिए, अब संविधान का निर्माण देख रहे हैं कैसे हुआ, ठीक है ना। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही, संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान सभा ने किया, ठीक है ना। नंबर 2 बात में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, स्टार पॉइंट बना के लिखा है कि 1895 में, ये मैंने लिखा ना और तिलक, ये इसका फुल फॉर्म है कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक यानी कि बिल पेश किया था अंग्रेजी हुकूमत के सामने, ठीक है ना। एक बिल पेश किया था जिसमें सबसे पहले संविधान के दर्शन कराए थे, ठीक है ना। उसमें सारी चीज़ें ये थी कि वह हमारा एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे ये फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, हम ऐसे दबके नहीं रह सकते, ये हमारे पास ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे टाइप से करके उन्होंने एक दर्शन करा दिए थे 1895 में। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। उसके बाद एक बार फिर 1922 में महात्मा गांधी ने फिर सुझाव दिया, जैसे जैसे अपने देश को आज़ाद करने के बारे में बात चलती गई और बढ़ती गई, तो फिर संविधान के निर्माण की भी बात आई। तो उसमें फिर 1922 में महात्मा गांधी ने एक सुझाव भी दिया था कि भाई, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि संविधान का निर्माण है ना जो, कि संविधान का जो निर्माण होगा वो कौन करेगी, वो संविधान सभा करेगी, कि भाई संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा करेगी, वो भी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। इसका क्या मतलब हुआ कि बिना बाहरी हस्तक्षेप के, यानी कि अंग्रेज हुकूमत जो यहाँ पे थी उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, या बाहर का कोई भी आदमी है वो फोर्स नहीं कर पाएगा कि हमें यहाँ पे ये चीज़ रखनी है या नहीं रखनी है, हम अपनी मर्जी से अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करेंगे और बनाएंगे, ठीक है ना। अब अगली बात, औपचारिक रूप से तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की जो मांग हुई औपचारिक रूप से, यानी कि लीगल नहीं हुआ था तब तक, औपचारिक रूप से भी पूछ लिया था एक बार क्वेश्चन में पूछ लिया था कि औपचारिक रूप से एम.एन. राव ने संविधान सभा के निर्माण की कौन से सन में मांग दी थी। तो औपचारिक रूप से संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग है ना 1934 में किसने, एम.एन. रॉय ने कर ली थी, ठीक है ना। यहाँ तक आपकी सभी की समझ आया होगा। फिर एम.एन. रॉय की बात को है, एम.एन. रॉय की बात को लोकप्रिय करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पी.टी. नेहरू जहाँ पे भी मैंने लिखा होगा उसका मतलब होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। एम.एन. रॉय की बात को लोकप्रिय करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आई.एन.सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से 1938 में कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी, वो भी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। यानी कि क्या कहा एम.एन. रॉय ने, जो बात कही थी, ठीक है ना, उसको लोकप्रिय किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन से में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1938 में, उसमें इन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी गई जो संविधान सभा होगी वो करेगी, और उसमें भी बिना बाहरी हस्तक्षेप के, ठीक है ना। ये बात कब कही थी उन्होंने, 1938 में, ठीक है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं, जो फिर ये तो कह दी बात 1938 में, ठीक है ना। 1934 में एम.एन. रॉय ने बात कही थी कि भाई हमारे संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए और वैश्विक मताधिकार के उस पर, ठीक है ना, जो बात कही थी औपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की बात जो एम.एन. रॉय ने रखी थी उनके सामने, अंग्रेजों के सामने, फिर उसको लोकप्रिय कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 में, ठीक है ना। उसमें कह दिया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी गई, वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी। वैश्विक मताधिकार का मतलब यहाँ से क्या है, वैश्विक मताधिकार से मतलब है जो व्यक्ति की एज 22 साल या उससे ऊपर की होगी, और वो भी बिना किसी दबाव के, किसी प्रेशर के, जो आदमी वोट देगा उसके आधार पर चुनी गई सरकार के आधार पर, चुने गए व्यक्तियों के आधार पर संविधान सभा बनेगी, उसके आधार पर की जाएगी, वो भी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। फिर 1939 आया, जब 1939 आया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पहला तो 1914 में हुआ था, दूसरा हुआ
1939 में हुआ था सेकेंड विश्व युद्ध। उसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए अंग्रेजों ने फिर चाल चली कि भाई भारतीयों को शामिल कर लो, ठीक है ना। तो उन्हें शामिल करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों को शामिल करने के लिए अंग्रेजों ने इसको मंजूरी दे दी। मंजूरी कब दी? 1940 में इसको मंजूरी दे दी कि भाई भारतीय इसमें शामिल हो जाएंगे और भारतीय हमारी तरफ से लड़ लेंगे, ठीक है ना। और इसको किसका नाम दे दिया? 1940 में इसको मंजूरी दे दी अंग्रेजों ने भारतीयों को शामिल करने के लिए। अंग्रेजों ने इसको 1940 में मंजूरी दे दी और इसको अगस्त प्रस्ताव का नाम दे दिया, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव रखा था इसको, और अगस्त प्रस्ताव इसको नाम दे दिया, ठीक है। फिर भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यानी कि भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे, ठीक है ना। उसमें क्या गया, और अंग्रेजों से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया, यानी कि अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा था ना जो 1940 में, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा हाँ कि हम आपके संविधान का निर्माण करा देंगे, ठीक है ना। तो भारतीयों ने इस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया, अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया था ना इसका, ठीक है ना। तो इसको ठुकरा दिया और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया। फिर 1942 में क्या हुआ? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया। क्रिप्स मिशन भारत में आया, उसने भारतीयों से कहा कि यदि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा ले लेंगे तो जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम आपके संविधान का निर्माण करा देंगे, ठीक है ना। उन्होंने फिर लालच दिया इनको कि जैसे ही भाई द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो वैसे हम आपके संविधान का निर्माण करा देंगे। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पूछ भी लिया है एग्जाम में। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर नहीं दिख रही है इसे मैं ऊपर भी लिख दूंगा। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन से कहा कि ये तो एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका है, ठीक है ना। ये तो एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ तक आपके सब समझ में आया होगा, आई होप समझ आया होगा। ये जो ऐसी वीडियो है ना, इसको आप पहले एक बार पूरा देखिएगा, पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा। फिर इसके बाद दोबारा पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देखिए और नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अभी तो समझ आ ही जाएगा सारी चीज़ें जो हम साथ साथ बता रहे हो, तो सारी चीज़ समझ आ ही जाएंगी। तो ज़्यादा दिन तक याद रखने के लिए इसको यही है, आपको इस वीडियो को आराम से रोक के देखिएगा और इसको समझिएगा और अपने नोट्स में उतारिएगा।